नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन आंसर को आप अपने कॉपी में ज़रूर लिख लेना, ठीक है। इससे आपकी तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। आइए यहीं से शुरू करते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना विकास करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस लाइन को समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, ठीक है। दोस्तों, आपने देशभक्ति सुना होगा, देशभक्ति। देशभक्ति को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति यानी अपने देश के प्रति अच्छी सोच हो, लगाव हो, यानी अच्छी सोच, लगाव, इसी सब का विकास करना राष्ट्रवाद का अर्थ है, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। दोस्तों, किसी भी देश में जो है अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, ठीक है। किसी भी देश में अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति पाई जाती है, ठीक है। किसी भी देश में अलग अलग तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं। जैसे बिहार की संस्कृति कुछ और होगी, ठीक है। इसके बाद आप चले जाइए तमिलनाडु, तमिलनाडु की संस्कृति कुछ और होगी, ठीक है। आप चले जाइए जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की संस्कृति अलग अलग है, यानी कि सबकी संस्कृति जो है अलग अलग है, ठीक है। यही यहाँ पर कहता है कि विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक। देखिए, सामाजिक अगर परिवेश की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के सामाजिक परिवेश रहते हैं, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रवाद है ये एक भावना है, ठीक है, जो कि किसी भी विशेष भौगोलिक व सांस्कृतिक व सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग जो होते हैं उन लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि अलग अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता ये बनाती है राष्ट्रवाद, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेजनी, ठीक है। मेजनी कौन था? दोस्तों, आइए हम मेजनी के बारे में जानेंगे। देखिए, मेजनी इटली का एक गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मेजनी कौन था? तो इटली का एक गुप्त राष्ट्रवादी दल का सेनापति था, ठीक है, जिसके लिए गणतांत्रिक विचार बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमको ये बताइए, मेजली कहाँ का आदमी है, कहाँ का आदमी था, ठीक है। मेजली जो है ये इटली का था, ठीक है। इटली में एक गुप्त राष्ट्रवादी दल था, ठीक है, यानी एक छुपा हुआ राष्ट्रवादी दल था, और इसी दल का सेनापति मेजनी था, ठीक है। दोस्तों, मेजनी का सोच कैसा था, उसका विचार कैसा था? दोस्तों, मेजनी का विचार जो है, उनका सोच जो है गणतांत्रिक था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। उनका जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे। दोस्तों, मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, इटली में एक शहर जिनेवा, ठीक है। इसी जिनेवा में जो है मेजनी का जन्म हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था। 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ था। और बात करते हैं मेजनी के पिता के बारे में, तो मेजनी के पिता जो है वो चिकित्सा शास्त्री थे, यानी कि डॉक्टर थे, ठीक है। अब आगे देखिए, उनके बारे में कुछ और बातें आपके सामने दिया गया है। वे फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक थे, ठीक है। उनमें व्यवहारिक गुण कम और आदर्शवादी गुण अधिक था। दोस्तों, ये जो मेजनी थे, ठीक है, वो फ्रांसीसी क्रांति के समर्थक थे। दोस्तों, देखिए, फ्रांस में एक क्रांति हो रहा था, ठीक है, और मेजनी जो है उस क्रांति का काफी सपोर्ट कर रहे थे। अगर हम बात करें मेजनी के गुण के बारे में, ठीक है, उनके नेचर के बारे में, तो मेजनी में व्यवहारिक गुण जो है ये कम था, ठीक है। अगर बात करें आदर्शवादी गुण के बारे में, तो मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक था, इस बात को याद रखिए, ठीक है। दोस्तों, अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में,
जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप लिख देंगे जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आइए नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। जर्मनी लगभग 300 राज्यों में विभक्त था या फिर विभाजित था, जो आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो देश था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी जो देश है, ठीक है, ये उस समय जो है 300 राज्यों में बटा हुआ था। अब समझ लीजिए कि 300 राज्यों को आपस में मिलाकर जर्मनी का एकीकरण करना कितना मुश्किल काम होगा, आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। जर्मनी की समस्याओं में ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप होना। दोस्तों देखिए जर्मनी में काफी सारी समस्याएं थी, ठीक है, इनके समस्या में जो है ऑस्ट्रिया जो है हस्तक्षेप करता था, यानी कि दखल अंदाजी करता था। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया ये नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है ये जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में था। ठीक है, इसीलिए ये जो है अनावश्यक मतलब कि बिना जरूरत का जो है हस्तक्षेप करता था। ठीक है, नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए अधिकांश जर्मन राज्यों की सैन्य शक्ति का कमजोर होना। दोस्तों देखिए जर्मनी वैसे तो 300 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन ज्यादातर राज्य जो थे उनकी सैन्य शक्ति जो थी, यानी सैनिक ताकत जो था, वो काफी कमजोर था। ठीक है, अब उनके पास युद्ध लड़ने की क्षमता तो थी नहीं, तो वो कैसे एकीकरण करेंगे? यही सारी समस्याएं थी। नंबर 4 पर आप ध्यान दीजिए। जर्मनी के राज्य सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अलग थे। दोस्तों आपने शुरू में पढ़ा कि जर्मनी जो है 300 राज्यों में बटा हुआ था। अब देखिए इन राज्यों में जो है अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग आर्थिक स्थिति के लोग, यानी कुछ अमीर कुछ गरीब, अलग अलग धर्म के लोग, यानी वहाँ जो सामाजिक व आर्थिक व धार्मिक इन सब दृष्टिकोण से जो है अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब सभी लोगों में जो है एकता लाना ये काफी कठिन काम था, ये भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, अब आइए नंबर 5 देखते हैं। देखिए जनता के बीच जागरूकता की कमी और दक्षिणी जर्मन राज्यों में पोप का प्रभाव जर्मनी एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा थी। दोस्तों बातों को समझिए। देखिए जर्मनी की जनता जो थे, ठीक है, उनमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। ठीक है, उनमें जागरूकता बहुत कम था। ठीक है, मतलब जैसा जिंदगी जी रहा है उसी तरह से वो जी रहा था। ठीक है, उसमें सुधार लाने का प्रयास नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ जो है दक्षिणी जर्मन राज्यों में, यानी जर्मनी का जो दक्षिण तरफ में जो राज्य था, उन राज्यों में पोप का प्रभाव था। ठीक है, और यही सब जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई थी। ठीक है, यही सारी बातें हैं। आपके सामने क्वेश्चन है मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, आप इसे समझ लीजिए मेटरनिक युग के बारे में। देखिए 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास मेटरनिक युग के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों वर्ष था 1815। ठीक है, 1815 से जो है मेटरनिक युग आरंभ होता है। ठीक है, वर्ष था 1848। 1848 इस वर्ष में जाकर मेटरनिक युग समाप्त हो जाता है, यानी कि 1815 से 1848 तक के समय को ही मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली राजनयिक था। दोस्तों अगर इस समय की बात करें, यानी कि 1815 से 1848 तक के समय की बात करें, इस समय में जो है मेटरनिक जो है सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अगर प्रतिभाशाली राजनयिक की बात कर रहे हैं, वो मेटरनिक था। ठीक है, राजनयिक मतलब होता है राजनेता। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली राजनयिक था ये मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। दोस्तों ये मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे याद रखिए। ठीक है, मेटरनिक के बारे में ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, घुसा लीजिए कि मेटरनिक जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है,
वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। दोस्तों देखिए, एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। सम्मेलन को आप याद रखिए, सम्मेलन का नाम को याद रखिए, वियना कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है। इसी सम्मेलन के द्वारा जो है यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हो गया, ठीक है। नेपोलियन युग समाप्त हो गया और जो है मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, ठीक है। वियना कांग्रेस सम्मेलन, इसी के द्वारा जो है मेटरनिक युग की शुरुआत हुई थी। इसे दिमाग में आप डाल लीजिए, ठीक है। मेटरनिक घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद और गणतंत्र का विरोधी था। दोस्तों देखिए, मेटरनिक भी ना एक क्रूर तरह का शासक था, ठीक है। इससे भी जनता की कोई चिंता नहीं था। यह राष्ट्रवाद और गणतंत्र का विरोधी था, यानी कि ये तानाशाह था, ठीक है। ये जो है घोर प्रतिक्रियावादी था, यानी बहुत ही कड़ा कड़ा सब एक्शन लेता था, ठीक है। राज्य में जो भी आंदोलन होता था उसे कुचल देता था और जनता के साथ ये काफ़ी मतलब खराब व्यवहार करता था, ठीक है। यह राष्ट्रवाद और गणतंत्र का विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। दोस्तों 1848 की क्रांति, ठीक है। देखिए, वर्ष 1848 में एक क्रांति हुई थी जिसके द्वारा जो है मेटरनिक युग का एंड हो गया, यानी समाप्त हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा आपके बुक में। आइए इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों आप आंसर को ध्यान से समझना। देखिए, 1848 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। दोस्तों सबसे पहले आप एक बात दिमाग में घुसा लीजिए अच्छे से। जब फ्रांस में क्रांति हो रहा था 1848 में, उस समय फ्रांस का राजा लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। उसका प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी था। दोस्तों राजा कौन था? लुई फिलिप था। प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री गीजो था, ठीक है। और ये गीजो काफ़ी प्रतिक्रियावादी था। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। वह किसी भी प्रकार के सुधार का विरोधी था। दोस्तों ये जो गीजो था, ठीक है, ये काफ़ी प्रतिक्रियावादी था। ये जो है राज्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं करता था। गरीबों की, मजदूरों की स्थिति काफ़ी खराब हो रही थी और ये गीजो जो है किसी तरह का सुधार नहीं कर रहा था, ठीक है। जनता में व्याप्त घोर असंतोष को जब उसने दबाने का प्रयास किया, ठीक है, तब क्रोधित जनता ने राजमहल को घेर लिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों देखिए, वहाँ की जो जनता थी, ठीक है, फ्रांस की जो जनता थी, उनमें ना क्या था, असंतोष की भावना फैलने लगी, ठीक है। फ्रांस के जनताओं के सामने काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन फ्रांस के शासक जो है उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा था, ठीक है। तो जनता में असंतोष फैलने लगी, ठीक है। तो ये गीजो करता ये कि जनता में जो असंतोष फैल रही थी इसको दबाने का प्रयास करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जनता और ज़्यादा गुस्सा जाती है, ठीक है, और ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और क्रोधित होकर यानी गुस्सा होकर जो है राजमहल को घेर लेता है, ठीक है। और राजमहल को घेर कर जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगता है, ठीक है। और जुलूस निकालने लगे, जो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति होने का कारण रहा था। दोस्तों देखिए, आम जनता जो थे वो काफ़ी गुस्सा आ गया था, ठीक है। वो राजा के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, ठीक है, जुलूस निकालने लगे और यही सब वजह से जो है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। तो इन सब बातों को आप पढ़ लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? दोस्तों इटली और जर्मनी दो देशों का यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है। इन दो देशों के एकीकरण में ये तीसरे देश ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी, ये आपको बताना है। आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए,
इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। दोस्तों, इटली व जर्मनी हुआ, ठीक है, इसके एकीकरण में जो है ये तीसरा देश ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक बना हुआ था। यानी कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाए, ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। दोस्तों, सन 1830 के क्रांति के बाद क्या हुआ, देखिए 1830 की क्रांति के बाद जो है इटली में भी जो है आंदोलन शुरुआत हो गया, ठीक है। यानी इटली में भी आंदोलन होना शुरू हो गया, इस बात को याद रखिए। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया, ठीक है, जिससे इटली का एकीकरण रुक गया। दोस्तों देखिए 1830 के बाद क्या होता है, तो 1830 के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर जो है इटली में क्या होता है कि आंदोलन शुरू होता है। लेकिन ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, ये करता ये है कि इस आंदोलन को जो है दबा देता है, कुचल देता है, यानी रोक देता है, ठीक है। तो आंदोलन रुकने के कारण जो है इस इटली का जो है एकीकरण ये भी रुक जाता है, ठीक है। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून को अपनाया। दोस्तों देखिए जर्मनी, अब बात करते हैं जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के बारे में यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि जर्मनी में जो भी राष्ट्रवादी भावना थी, यानी देश प्रेम की भावना थी, यहाँ के लोग चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, ठीक है। लेकिन इस भावना को कुचलने में जो है ऑस्ट्रिया ने क्या किया, तो मेटरनिख द्वारा जो है दमनकारी कानून को अपनाया, ठीक है। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था, यानी कि इटली और जर्मनी दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ। दोस्तों राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति, ठीक है, तो यूरोप में जो है देशभक्ति की भावना को फैलाने में ये आदमी जो है नेपोलियन बोनापार्ट, ये किस तरह से सहायक हुआ। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों अगर हम बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद की, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो ये नाम जो है आपके सामने नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, इसने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में बहुत 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 योगदान दिया है। इस बात को याद रखिए आप। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों को जीतकर राइन राजसंघ का निर्माण किया। दोस्तों देखिए नेपोलियन बोनापार्ट, इन्होंने एक संघ का निर्माण किया था। संघ का नाम आप याद रखिए, यहाँ पर देखिए राइन राजसंघ, ठीक है, राइन राजसंघ, इसका निर्माण जो है नेपोलियन ने किया था, ठीक है। देखिए नेपोलियन ने जो है कई जर्मन राज्यों को जीत लिया, ठीक है, और जीत कर जो है राइन राजसंघ का निर्माण किया था। इसे आप याद रखिए, ओके। आगे देखिए आगे क्या कहता है, तथा यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, ठीक है, जो धीरे धीरे यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में फैलने लगा। दोस्तों यहीं पर से क्या हुआ, यहीं से जो है जर्मनी में देशभक्ति की भावना जो है, राष्ट्रवादी की भावना जो है ये बढ़ने लगी, फैलने लगी, और ये भावना जो है धीरे 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 पूरे यूरोप के दूसरे क्षेत्रों में फैलने लगा, ठीक है। नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता के विरुद्ध यूरोप में राष्ट्रवाद जगा, ठीक है। यहाँ पर के छूट गया कि आप लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण जो है दोस्तों, नेपोलियन ने जो है कई जर्मनी में कई सारे सुधारवादी नीति लाए, ठीक है, जिससे जो है देश में सुधार आ जाए, ठीक है। तो इन्हीं सुधारवादी नीतियों के कारण जो है
फ्रांसीसी प्रभुता यानी फ्रांस की जो शासक थी उसके विरुद्ध जो है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर को आप याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। दोस्तों गैरिबाल्डी ने कौन कौन सा काम किया था, उन्हीं कामों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं, समझिएगा आप बातों को। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। दोस्तों अगर जब आप बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है, जब आप बात करेंगे इटली के एकीकरण के बारे में, उस समय आपके सामने गैरिबाल्डी का नाम आएगा, क्योंकि इस एकीकरण में गैरिबाल्डी का बहुत 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 महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, वह पेशे से एक नाविक था। दोस्तों ये जो है आपके चाचा गैरिबाल्डी, ठीक है, ये पेशे से नाविक था, इस बात को याद रखिए। ठीक है, गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखिए गैरिबाल्डी का जो भी कर्मचारी था, ठीक है, और जो भी स्वयं सेवक था, सबको साथ लिया और सबके साथ मिलकर जो है सशस्त्र सेना यानी हथियार सहित सेना का निर्माण किया। ठीक है, सशस्त्र सेना यानी हथियार सहित सेना का निर्माण किया। ठीक है, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, लाल कुर्ती जो है ये गैरिबाल्डी के सेना का नाम है, इसे आप दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या करता है गैरिबाल्डी। इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित किया। दोस्तों लाल कुर्ती, ठीक है, इसकी मदद से जो है, इसके हेल्प से, सहायता से 1860 ईस्वी में जो है नेपल्स के राजा को गैरिबाल्डी जो है हरा देता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है और वह गणराज्य की स्थापना किया। दोस्तों देखिए नेपल्स के राजा को हरा दिया, उसके बाद जो है वहां पर गणराज्य की स्थापना कर दिया, इसे आप दिमाग में घुसा लीजिए। ठीक है, बाद में इन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दान कर दिया। देखिए कितने भले आदमी थे आपके गैरिबाल्डी। इन्होंने जो है अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है अपने राष्ट्र यानी देश को दान कर दिया। ठीक है, और साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगा। इस बात को याद रखिए, सारे संपत्ति को दान में देकर सिंपल सा एक किसान के भांति जीवन जीने लगे आपके गैरिबाल्डी चाचा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था कैसे। दोस्तों देखिए जब बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में, ठीक है, उसमें जो है बिस्मार्क का जो है एक बहुत बड़ा नाम आता है। लेकिन अगर बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत बहुत भूमिका निभाया है, तो इसमें एक और आदमी का नाम आता है, विलियम प्रथम। और इस विलियम प्रथम के बगैर जो है जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे असंभव था, कैसे असंभव था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग आंसर। 1862 में विलियम प्रथम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। दोस्तों सबसे पहले आप याद रखिए, ये जो है बिस्मार्क, ये जर्मनी का चांसलर था। चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री, यानी ये जर्मनी का प्रधानमंत्री था बिस्मार्क। ठीक है, देखिए वर्ष था 1862 का। ठीक है, वर्ष था 1862 का। ठीक है, विलियम प्रथम जो है, ये विलियम प्रथम जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है, विलियम प्रथम क्या चाहता था, तो विलियम प्रथम जो है जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था, और इसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो है इस विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी कि चांसलर नियुक्त कर दिया।
इस बात को दिमाग में डाल लीजिए आप। ओके, अब आगे देखिए। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। दोस्तों यहां पर देखिए, बिस्मार्क का एक सोच था, इसका मानना था, क्या मानना था? अगर जर्मनी की समस्या का समाधान करना है, ठीक है, अगर जर्मनी की समस्या का समाधान करना है तो इसका उपाय सिर्फ एक है कि पर्सा का नेतृत्व हो, ठीक है, और इस नेतृत्व में जो है रक्त और तलवार की नीति को अपनाया जाए, रक्त और तलवार की नीति को अपनाया जाए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है इसके बारे में। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने कई युद्ध किया। दोस्तों बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा किया, बहुत सारे युद्ध किया और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव था। दोस्तों देखिए, बिस्मार्क जो है इसने अगर जर्मनी का एकीकरण में बहुत 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 योगदान दिया है, इसके पीछे जो है विलियम प्रथम का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था, ठीक है, विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने जो है बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया, इसके पास पावर आया और पावर का उपयोग करके इसने जर्मनी का एकीकरण कर दिया, ठीक है। आई थिंक आप बातों को समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं, ठीक है। दोस्तों जब बात आता है इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है, तो उसमें जो है मेजनी हुआ, काबूर हुआ, गैरिबाल्डी हुआ, ये तीन नाम आपने जरूर सुना होगा, ठीक है। अब आइए इन तीनों के योगदान के बारे में पढ़ते हैं, आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरिबाल्डी और काबूर का योगदान इस प्रकार था, ठीक है। सबसे पहले हम मेजनी का योगदान पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे आपसे, ठीक है। मेजनी का योगदान, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। देखिए मेजनी के बारे में आपको यहाँ पर कुछ बातें दिया गया है, ठीक है। मेजनी साहित्यकार था, अच्छी बात है, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, अच्छी बात है, साथ साथ योग्य सेनापति था, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। यानी सारे अच्छी बातें आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है कि वह साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था, ठीक है। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। दोस्तों मेजनी क्या चाहता था, उसका उद्देश्य क्या था? देखिए मेजनी चाहता था कि पूरा इटली का हम एकीकरण कर दें, ठीक है, और उसे हम एक गणराज्य बना दें। क्या बना दें? गणराज्य बना दें, ठीक है। क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की। दोस्तों मेजनी ने जो है अपने क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का प्रयास किया, ठीक है, और इन विचारों को फैलाने में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहा, ठीक है। और इन विचारों को फैलाने के लिए उन्होंने जो है यंग इटली और यंग यूरोप इस नाम का संस्था का स्थापना किया, ठीक है। आपसे पूछेगा कि यंग इटली, यंग यूरोप, इसका स्थापना किसने किया था? आप तुरंत बोलेंगे मेजनी ने, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या है? काबूर का योगदान, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काबूर का योगदान, ठीक है। उनका विश्वास था कि, किनका विश्वास था? काबूर का विश्वास था कि कूटनीति और युद्ध की नीति के माध्यम से ही इटली का एकीकरण हो सकता है। देखिए काबूर का एक सोच था, क्या सोच था? काबूर कहता था कि कूटनीति और युद्ध की नीति, ठीक है, दो नीति आपके सामने दिया है, कूटनीति और युद्ध की नीति, इसी के माध्यम से जो है इटली का एकीकरण
हो सकता है, ये सोच था काबूर का। ठीक है, काबूर के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर मध्य इटली में जनमत कराया गया। दोस्तों काबूर, ठीक है, इसने बहुत प्रयास किया, ठीक है, और इसके प्रयास ने इसे सफलता दिलाया और इस सफलता से जो है उत्तर मध्य इटली में जो है जनमत कराया गया। ठीक है, बहुमत के आधार पर राज्यों का एकीकरण किया गया। जब जनमत कराया गया यानी वोटिंग करवाया गया, ठीक है, वोटिंग आप समझ रहे हैं, वोट जो देता है, ठीक है, तो वोटिंग कराया गया और इस वोटिंग के आधार पर जो है राज्यों का एकीकरण किया गया। इस बात को याद रखिए। ठीक है, अब हम लास्ट बात करते हैं गैरिबाल्डी का योगदान। देखिए ये तो आपने पहले याद कर ही लिया होगा। देखिए आपको यहाँ पर याद करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है सेम चीज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। अभी तुरंत आपने पढ़ा है कुछ देर पहले। ठीक है, वह पेशे से एक नाविक था, यह भी आपने पढ़ लिया है अभी तुरंत। ठीक है, आसान सा है, आपने याद कर लिया होगा, ये तुरंत याद हो जाएगा। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, जिसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। ये आपने पढ़ लिया है अभी तुरंत। ठीक है, इसकी सहायता से 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजा को पराजित कर दिया। ठीक है, और वहां पर गणराज्य की स्थापना किया। ये तो आपने अभी तुरंत पढ़ लिया है। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। दोस्तों यहां पर देखिए बिस्मार्क नाम आता है फिर से आपके सामने। ठीक है, देखिए जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इस एकीकरण में बिस्मार्क का क्या क्या भूमिका था उसके बारे में आपको यहां पर बता देना है। ठीक है, आइए हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए बिस्मार्क 19वीं शताब्दी का महान कूटनीतिज्ञ था। दोस्तों जब बात आती है 19वीं शताब्दी के बारे में, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क नाम का एक आदमी था। ठीक है, जो कि महान कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, क्या था? महान कूटनीतिज्ञ था। इस बात को याद रखिए। ठीक है, उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों बिस्मार्क ने जो है जर्मनी के एकीकरण में बहुत 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 योगदान दिया था दोस्तों। ठीक है, 1847 में उसने प्रशा की राजनीति में प्रवेश किया। दोस्तों वर्ष था 1847 का। ठीक है, और इसी वर्ष में जो है बिस्मार्क ने जो है प्रशा के राजनीति में जो है पॉलिटिक्स में इंटर कर लिया यानी प्रवेश कर दिया। ठीक है, तथा प्रशा के संसद का सदस्य बना। दोस्तों बिस्मार्क जो है ये प्रशा के संसद का सदस्य बन गया। इस बात को याद रखिए आप। देखिए पॉलिटिक्स में घुसा, उसके बाद जो है संसद का सदस्य बन गया। बाद में प्रशा के सम्राट ने उसे प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया। देखिए इसका जो है कद कितना बढ़ गया। बाद में जो है इस बिस्मार्क को जो है प्रशा के जो राजा थे, सम्राट थे, उन्होंने प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस बात को याद रखिए। ठीक है, बिस्मार्क की मान्यता थी कि सैनिक दृष्टि से प्रशा को शक्तिशाली बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण पूरा किया जा सकता है। दोस्तों बिस्मार्क का एक सोच था, उसका एक मान्यता था। क्या मान्यता था दोस्तों? उसका मान्यता था कि प्रशा को जो है शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, सैनिक दृष्टि से, यानी कि प्रशा की सेना को जो है शक्तिशाली यानी ताकतवर बना देना है। ठीक है, और प्रशा को ताकतवर बनाकर ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। ये मान्यता था बिस्मार्क का। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण करना इतना सरल नहीं था दोस्तों, जितना कि साधारण जनता और आंदोलनकारी समझते थे। दोस्तों जर्मनी के जो आम जनता थे, ठीक है, और जो भी आंदोलनकारी थे, वो समझते थे कि जर्मनी का एकीकरण करना काफ़ी आसान है। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो है सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक लाइन छूट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर एक लाइन छूट गया। ठीक है, वह एक महान कूटनीतिक, अरे यार क्या हो रहा है,
आई एम सो रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिएगा, देखिए, वह एक महान कूटनीतिज्ञ होने के कारण यह भली भांति समझता था कि जर्मनी का एकीकरण करना इतना सरल नहीं है जितना कि साधारण जनता और आंदोलनकारी समझते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो था बिस्मार्क, ठीक है, बिस्मार्क जो था वो एक महान कूटनीतिज्ञ था, ये बात आपको पता है, ठीक है। बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था और वो ना समझता था, क्या समझता था कि देखिए, जर्मनी की जो जनता थे, वहाँ के जो आम जनता थे, ठीक है, और जो भी आंदोलनकारी थे, वे समझते थे कि जर्मनी का एकीकरण करना काफ़ी आसान है। लेकिन बिस्मार्क जो है वो समझता था कि ये जो है जर्मनी, इसका एकीकरण करना बहुत इतना सरल नहीं है, यानी काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। ये बात जो है बिस्मार्क आसानी से अच्छे से समझता था कि जर्मनी का एकीकरण करना सरल नहीं है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, इसे आप पढ़िए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ और बातें दी गई है, इसे आप समझ लीजिए। दोस्तों, बिस्मार्क के दो प्रमुख उद्देश्य थे। दोस्तों, आपको नीचे लिखना है कि बिस्मार्क के जो है दो प्रमुख उद्देश्य थे। आइए इसे पढ़ते हैं। प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना। देखिए, पहला जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रशा के नेतृत्व में, देखिए आपने पहले पढ़ा अभी कि ये बिस्मार्क जो है ये सैन्य दृष्टि से जो है प्रशा को मजबूत करना चाहता था, अभी तुरंत आपने पढ़ा है। यानी कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। उद्देश्य नंबर 2 देखिए, जर्मनी संघ से ऑस्ट्रिया को निष्कासित करना तथा ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए यूरोप के बड़े देशों का समर्थन प्राप्त करना। दोस्तों, आपको पता होगा कि जर्मनी में जो है ऑस्ट्रिया का अनावश्यक हस्तक्षेप था, यानी कि ऑस्ट्रिया जो है ये जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था, ठीक है। इसीलिए जो है ये बिस्मार्क का उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी से निष्कासित कर दे, यानी कि ऑस्ट्रिया को जो है जर्मनी से बाहर खदेड़ दें, बाहर निकाल दें, ठीक है। तथा ऑस्ट्रिया को जो है पराजित करके, इसे हराने के लिए जो है, पराजित करने के लिए जो है यूरोप के बड़े देशों का समर्थन प्राप्त करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए, बिस्मार्क ने कुछ समय में प्रशा में एक विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण कर दिया। दोस्तों देखिए, बिस्मार्क जो थे काफ़ी तो ये कूटनीतिज्ञ आदमी थे, ठीक है। इन्होंने जो है प्रशा में एक बहुत ही विशाल और सुसज्जित सेना का निर्माण किया था, इस बात को याद रखिए। अंत में लौ एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने केवल 6 वर्षों में, ठीक है, 1864 से 1870 संपूर्ण जर्मनी का एकीकरण कर दिया। दोस्तों, बिस्मार्क ने जो है लौ एवं रक्त नीति को अपनाया और 6 वर्षों में जो है पूरे जर्मनी का एकीकरण कर दिया, इस बात को याद रखिए, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करें, ठीक है। दोस्तों आइए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न हैं, ये बात आपको लिख देना है। आपने लिख दिया, ठीक है। नंबर 1 देना है, उसके बाद लिखना है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजय शक्ति से राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। दोस्तों देखिए, यूरोप में जो है राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास कैसे हुआ, इसे समझिए। यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, यूरोप में जो है फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है, और नेपोलियन की विजय शक्ति से जो है यहाँ पर राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास हुआ था, इसे याद रखिए, ठीक है। नंबर 2 देखिए, नेपोलियन ने अपने द्वारा विजय प्राप्त राज्यों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा। दोस्तों देखिए, नेपोलियन ने जिन जिन राज्यों को जीता, ठीक है, जिन जिन राज्यों को जीता वहाँ पर जो है नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की भावना को जगाने लगा, इस बात को याद रखिए, ठीक है।
नंबर 3 पर आप ध्यान दीजिएगा। शिक्षित मध्यम वर्ग जैसे शिक्षक, व्यापारी आदि के उदय से राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। दोस्तों देखिए, शिक्षित वर्ग जो भी थे, ठीक है, जैसे शिक्षक व व्यापारी हुआ, ये सब शिक्षित वर्ग थे, इनका उदय हुआ। इनकी उदय से जो है राष्ट्रवादी भावना जो है काफ़ी फैलने लगा। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियां और आंदोलन हुए। दोस्तों देखिए, राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति की भावना जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा। ठीक है, और इसके फैलने से जो है काफ़ी सारे राज्यों में जो है क्रांतियां और आंदोलन होने लगे। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव निम्न हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रभाव के बारे में अब आपको जानना है। ठीक है, आइए इसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। इनके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ। दोस्तों राष्ट्रवाद के उदय के प्रभाव में क्या हुआ, तो कई सारे राष्ट्रों का यानी कई सारे देशों का उदय हुआ। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन आरंभ हो गए। दोस्तों औपनिवेशिक शासनों से मुक्ति के लिए यानी कि जनता जो है वो औपनिवेशिक शासन नहीं चाहती थी। ठीक है, इससे छुटकारा यानी कि मुक्ति चाहती थी, और इससे यानी कि औपनिवेशिक शासन से छुटकारा के लिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये आरंभ हो गए। राष्ट्रवाद के विकास ने निरंकुश राजाओं का प्रभाव कमजोर कर दिया। दोस्तों राष्ट्रवाद यानी देशभक्ति, तो देशभक्ति के भावनाओं ने जो है जो भी निरंकुश शासक थे यानी जो भी क्रूर शासक थे, ठीक है, तो उनका प्रभाव जो है कमज़ोर कर दिया। ठीक है, उनका प्रभाव कमज़ोर कर दिया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। दोस्तों देखिए, यूरोपीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ठीक है, तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद जो फैल रहा था, इसका प्रभाव जो है दोस्तों एशिया में और अफ्रीका, इन सब भी महादेश के देशों में पड़ा था, इसे याद रखिए। ठीक है, इटली और जर्मनी जैसे राष्ट्रों का एकीकरण संभव हुआ। दोस्तों इटली व जर्मनी व इन सब जो देशों का एकीकरण संभव हुआ, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। दोस्तों जुलाई 1830 की क्रांति, इसे आप समझ लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। दोस्तों जुलाई 1830 में चार्ल्स दशम के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। दोस्तों महीना था जुलाई का, वर्ष था 1830 का। ठीक है, और शासक था चार्ल्स दशम। ठीक है, महीना जुलाई, ठीक है, साल 1830 और शासक था चार्ल्स दशम। तो चार्ल्स दशम के विरुद्ध जो है फ्रांस में क्रांति की ज्वाला जो है ये भड़क उठी। ठीक है, चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। दोस्तों चार्ल्स दशम जो था वो कैसा शासक था, तो निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जो है शासक था, इसे आप याद रखिए। ठीक है, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र की भावनाओं को दबाने का कार्य किया। दोस्तों चार्ल्स दशम में जो है इसने क्या किया, इसने फ्रांस में जो भी आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रवाद की जो भावना फैल रहा था, जनतंत्र की जो भावना फैल रहा था, इसको दबा दिया। ठीक है, इसको दबाने का कार्य किया। ठीक है, आगे देखिए, उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों चार्ल्स दशम ने जो है एक व्यक्ति जो है पोलिग्नेक, इसको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, और ये जो पोलिग्नेक था ये प्रतिक्रियावादी था। पोलिग्नेक कैसा था, तो प्रतिक्रियावादी था, इसे याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, पोलिग्नेक ने लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। दोस्तों ये जो था पोलिग्नेक, ठीक है, ये कौन था, ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, और इस पोलिग्नेक ने जो है
लुई 18वें द्वारा जो स्थापित किया गया था। देखिए, लुई 18वें ने जो है समान नागरिक संहिता स्थापित किया था, लेकिन पोलिग्नेक ने जो है इस समान नागरिक संहिता को हटा दिया, इसे समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। दोस्तों, शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकार देने का प्रयास किया इस पोलिग्नेक ने। ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता को समाप्त करके जो है पोलिग्नेक ने, सिंपल भाषा में याद रखिए, उसे हटाकर जो है शक्तिशाली अभिजात वर्ग की स्थापना किया। ठीक है, और उसे जो है विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। दोस्तों, पोलिग्नेक के कदम को जो है उदारवादियों ने क्या समझा? तो उदारवादियों ने जो है चुनौती समझा। ठीक है, और इस क्रांति के विरुद्ध जो है षड्यंत्र समझा। इस बात को याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है दोस्तों। आगे कहता है कि आगे यहां पर कहता है कि प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। दोस्तों, देखिए, सदन में जो है कई सारे लोग होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जितने भी प्रतिनिधि थे, ज़्यादातर प्रतिनिधि एवं दूसरे जो उदारवादी थे, ठीक है, उन्होंने जो है पोलिग्नेक के विरुद्ध जो है बहुत ही गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी कि ये लोग जो है पोलिग्नेक के खिलाफ हो गए। ठीक है, उनके नीतियों के खिलाफ हो गए, जो भी प्रतिनिधि सदन थे। ठीक है, और जो उदारवादी लोग थे, ठीक है, वो लोग जो है पोलिग्नेक के विरुद्ध हो गए। ठीक है, उनके विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है, चार्ल्स दशम में इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को जो है 4 अध्यादेशों के द्वारा उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। दोस्तों, चार्ल्स दशम जो है 4 अध्यादेश लाता है। ठीक है, चार्ल्स दशम जो है, ठीक है, इसने जो है इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इस विरोध, देखिए, जो भी विरोध हो रहा था, ठीक है, तो उस विरोध को दबाने के लिए जो है चार्ल्स दशम में 25 जुलाई 1830 ईस्वी में जो है 4 अध्यादेश लाया। ठीक है, और इस अध्यादेश को लाकर जो है उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। ठीक है, जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। देखिए, जैसे ही चार्ल्स दशम ने जो है 4 अध्यादेश लाया, ठीक है, वैसे ही जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो है क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, और फ्रांस में 28 जुलाई से गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। देखिए, फ्रांस में क्या हुआ, तो वहाँ पर जो है क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, क्रांति होने लगा, और इसके बाद जो है 28 जुलाई से जो है फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो यही सारी बातें थे, इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है, आइए इसका आंसर देखते हैं। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। आइए इसका आंसर देखते हैं। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें यूनान के बारे में, ठीक है, तो यूनान का जो अतीत है यानी बीता हुआ समय है वो काफ़ी गौरवमय रहा है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। दोस्तों, यूनान का अतीत जो है वो तो काफ़ी गौरवमय था, लेकिन इसके बाद भी जो है यूनान जो है तुर्की साम्राज्य का गुलाम था, इसका अधीन था। ठीक है, इस बात को याद रखिए। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना की लहर जगा। दोस्तों, यूनान के लोगों ने जब फ्रांस की क्रांति को देखा, ठीक है, इसके बाद जो है ना यूनान में भी राष्ट्रीयता यानी देश प्रेम की भावना यहाँ पर भी जगने लगा। ठीक है, ये लोग भी आज़ादी अब चाहने लगे। ठीक है, फलतः तुर्क शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। दोस्तों,
यूनान के जो लोग थे इन्होंने जो है तुर्क शासन से, ठीक है, यानी तुर्की से जो है आज़ादी पाने के लिए जो है आंदोलन करने लगे। इस बात को याद रखिए, ठीक है। यूनान के लोग जो है तुर्की से जो है आज़ादी पाने के लिए आंदोलन करने लगे। इस बात को याद रखिए। तुर्की शासन ने यूनान स्वतंत्रता संग्राम में शामिल लोगों को बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। दोस्तों देखिए, ये जो है तुर्की शासन, ठीक है, तुर्क शासन इसको बोल सकते हैं आप, इसने जो है यूनान स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इसमें जो भी लोग शामिल हुए थे सबको जो है मारना, काटना, कुचलना जो है शुरू कर दिया, ठीक है। फिर लंदन में हुआ एक सम्मेलन में निर्णय अनुसार इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर जो है तुर्की के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया, ठीक है। दोस्तों लंदन में एक सम्मेलन होता है, ठीक है, लंदन में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन के बाद जो है इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, रूस हुआ, ठीक है, इन सबों ने मिलकर जो है तुर्की के खिलाफ जो है कार्रवाई करने का निर्णय लेता है, ठीक है। यानी ये सब मिलकर जो है तुर्की के खिलाफ युद्ध करने का अब निर्णय लेता है, ठीक है। इस संयुक्त कार्रवाई से तुर्की युद्ध में बुरी तरह से हार गया। देखिए, एक तरफ इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है तुर्की को हरा देता है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। अब आगे देखिए, परिणाम, यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। देखिए, इस युद्ध के बाद जो है ऑटोमन साम्राज्य जो है ये हार जाता है, ठीक है, और इसके अत्याचार से जो है यूनान मुक्त हो जाता है। यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। देखिए, यूनान जो है ये आज़ाद हो गया। इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।